हेलो वेलकम टू डियर साइंस क्लासेस। आई एम दीपशिका परमार। सो आई होप आप सारे लेक्चर्स को कंटिन्यू लगा रहे हैं। ये उम्मीद करती हूँ अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, आपके लेक्चर्स की बात करने वाले हैं। चलिए हम बात कर रहे हैं पिछले लेक्चर में न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। क्या होता है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन? जैसे कि आप जानते हैं, हम देख रहे हैं क्या स्केलेटल मसल का स्ट्रक्चर फंक्शन। मसल्स बेसिकली क्या करती हैं? कॉन्ट्रैक्शन, जिसकी हेल्प से किसी भी एक्शन को कर पाते हैं। मैं अपने हाथों को उठा रही हूँ तो कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, पैर उठा के मैं चल पा रही हूँ तो कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। सारी चीजें विदाउट कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो सकती। तो मसल्स का बेसिकली क्या काम है? कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। तो ये कॉन्ट्रैक्शन कैसे हो रही है, इसकी बात हम कर रहे थे। कॉन्ट्रैक्शन को होने के लिए हम बात कर रहे थे न्यूरोमस्कुलर जंक्शन की। एंड इससे पहले हमने बात की थी पिछले लेक्चर में डीपोलराइजेशन क्या है। किसी भी चीज का मतलब किसी भी मसल्स का अगर कॉन्ट्रैक्शन कराना है तो डीपोलराइजेशन होना बहुत जरूरी है। एंड डीपोलराइजेशन है क्या? तो एंट्री ऑफ सोडियम आयंस इन किसके अंदर? मसल सेल के अंदर जब भी सोडियम आयन एंटर करता है तो इसी को हम बोलते हैं डीपोलराइजेशन। फिर ऐसा क्या होता है कि मसल कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है? तो ये बात आज हम करने वाले हैं। ये बात हम कर चुके हैं कि कोई भी चीज मुझे करवानी है तो जब तक मेरा ब्रेन एंड नर्व सेल सिग्नल नहीं देंगी या सेंस नहीं करेंगी, मैं कोई भी एक्शन नहीं कर सकती हूँ। तो जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, इस तक इंफॉर्मेशन जाना जरूरी है। और ये इंफॉर्मेशन कौन लेके जाता है? सेंसरी नर्व्स। एंड वहां से चलो सिग्नल पहुंच गया, सिग्नल पहुंचने मात्र से कुछ नहीं होगा, एक्शन करना है तो ये कमांड देना जरूरी है। तो ब्रेन से कौन सी नर्व सेल्स कमांड लेके आती है? मोटर नर्व सेल्स। जब तक ये कमांड नहीं देगी हम कोई भी एक्शन को नहीं कर सकते। तो ये चीजें तो बात हो गई। कुछ ऐसा सर्कुलेशन है कि अगर ये कोई भी बंदा है, यहाँ पे इसका पैर कुछ ज्यादा अजीब बन गया, इसको डांस करना है और अपने ये क्या हाथ उठाना है। तब ये हाथ उठाने के लिए क्या जरूरी है? मसल का कॉन्ट्रैक्शन। जब तक मसल्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगी वो हाथ नहीं उठा सकता। और मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन होगा तो कैसे होगा? सेंस होना चाहिए। मतलब मुझे पता, मेरे ब्रेन को पता चलना चाहिए कि मुझे हाथ उठाना है। मतलब सेंसरी नर्व सेल्स यहाँ से जाएंगी और सेंस करते हुए कहाँ लेके जाएंगी? ब्रेन तक। यहाँ हमारा ब्रेन रहेगा। ब्रेन तक ये जो सेंस लेके जा रही है क्या बोलते हैं? सेंसरी नर्व सेल्स। क्लियर? सेंसरी नर्व सेल सिग्नल को लेके जाएगी। एंड अब कॉन्ट्रैक्शन करो, ब्रेन को पता चल गया इसे अपने हाथ को उठाना, क्योंकि डांस करना चाहता है। ठीक है, सो ये क्या करेगा? अब हाथ को उठाना तो वो उठाएगा। ऐसा तो नहीं कि हाथ सोच लिया उठाना तो पता चल गया ठीक है हाथ, लेकिन उठता भी है ना। डांस कर रही हूँ मैं तो वो हाथ उठ रहा है, गोल गोल घूम रहा है, मैं गोल गोल घूम रही हूँ। तो क्यों? क्योंकि फिर ये ब्रेन यहाँ से एक रिपीट सिग्नल देगा, मैसेज देगा, किसकी हेल्प से? मोटर नर्व्स की हेल्प से, जिसके कारण जो हाथ है या पैर है या कोई भी ऑर्गन है मूवमेंट कर पाएगा। तो ये बात आपको समझ में आई। अब आप तो सोच रहे होंगे कि अच्छा ये सारी चीजें होती है हमारी बॉडी में, मतलब सिग्नल्स पहले सेंस करता है ब्रेन, फिर सिग्नल देता है। लेकिन मैं तो बहुत ज्यादा समझदार हूँ, मैं तो अपने ब्रेन को इतना टाइम ही नहीं देना चाहता। मैं तो ये बिना सोचे समझे हाथ उठा लिया। तो ये आपको लग रहा है आपने बिना सोचे समझे उठाया है। आपकी बॉडी आपसे ज्यादा समझदार है। अब आप कुछ भी करना चाहते हैं, आपको पता करने से पहले आपकी बॉडी उस चीज को ऑब्जर्व कर लेती है कि आप क्या चीज करने वाले हैं। अब जैसे आपको किसी भी चीज से डर लग रहा है तो या फिर आपने अपने आप आगे शेर देख लिया, लायन देख लिया, तो आपको अचानक से डर लगेगा, आपको पसीना पसीना आएगा। तो आप तो प्रिपेयर ही नहीं थे कि आपको डर लगने वाला है, अचानक से डर लगा ना। तो हमारी बॉडी इतना फास्ट वर्क करती है कि आपकी हर एक सिचुएशन के लिए वो तैयार रहेगी, क्योंकि उसे पता है जो ह्यूमन बॉडी है बड़ी टेढ़ी टाइप की। टेढ़ी मीन्स ये कुछ भी कभी भी इसके साथ हो सकता है, ये ऊटपटांग काम कर सकती है। इसलिए वो बॉडी जो है हमारे इंटरनल ऑर्गन से हर एक चीज के लिए प्रिपेयर रहेंगे। ओके, सो हमारा जो ये सिस्टम चलता है इतना स्पीड में चलता है, इतना फास्टली चलता है कि आप सोच भी नहीं सकते। और मतलब आप नहीं सोच पा रहे कि मुझे अगले 2 सेकेंड में या कुछ सेकेंड में, मिली सेकेंड्स में कुछ एक्शन करना है। अब मैं नहीं सोच पा रही कि मैं आपको समझाती मैं अपने हाथ को ऐसे करने वाली हूँ, है ना, लेकिन वो कर रही हूँ मैं। तो मेरे जानने से पहले मेरे ब्रेन तक ये मैसेज पहुंच गया और कमांड आ गई। मैं तो बाद में सोच पाई ना कि मुझे ऐसे करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है। क्लियर? तो आपकी ये बात समझ में आई है कि हमारी बॉडी में ये चीजें चल रही है, इतनी फास्ट चल रही है जितना फास्ट आप भी नहीं है, मतलब वो है आप ही इनडायरेक्ट। ठीक है, तो ये चीजें चलती रहेंगी। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन क्या था, हमने इसमें क्या बात की थी? हमें कोई भी सिग्नल्स देना है, कमांड देना है, तो कैसे देंगे? जब तक नर्व सेल्स कमांड नहीं देंगी, हम हमारी मसल्स तक या हमारे ऑर्गन्स तक कमांड नहीं आएगी। मतलब नर्व सेल्स एक नर्व सेल्स तक कमांड देगी, दूसरी नर्व सेल तीसरी। जैसे आप एग्जांपल ऐसे ले सकते हैं, आपको आपके घर में पानी चाहिए, है ना, तो पानी कैसे आता है? ये रिवर है,
और ये आपका यहाँ पे घर है, ठीक है। अब ये यहां से सर रोड गया है, तो आपको पानी कैसे आएगा कि पानी अचानक से यहाँ आ जाएगा? बिल्कुल नहीं। या आप कूद के पानी के पास अचानक से चले जाएंगे? कभी नहीं। आपको अगर पानी लेना है तो यहाँ से चलकर यहाँ जाना पड़ेगा और वापस लेके आना पड़ेगा, है ना। या फिर आज तो मतलब आज का जो टाइम है वो इतना डेवलप हो गया है कि हमें अब कुएं तक या नदी तक पानी लेने नहीं जाना है, यहाँ से पाइपलाइन खुद ऐसे निकल के आती है ना। तो एक पाइपलाइन आती है यहाँ से और ये कई सारी लाइंस में डिवाइड होकर कई सारे गांव तक ऐसे चली जाती है ना। और ये क्या पानी को प्रोवाइड करती है हर एक घर में। तो ये जो ब्रांच है ना, एक पानी को हर एक गांव या हर एक घर में पहुंचाने की, या हर एक सिटी में जितने भी हाउस हैं, घर है, उन तक पानी पहुंचाने के लिए ब्रांचेस है। सेम इसी टाइप की ब्रांच हमारी बॉडी में नर्व सेल्स की है कि अगर मुझे किसी भी हाथ को या पैर को किसी भी चीज को कमांड देनी है, एक्शन करना है, तो नर्व सेल्स जब तक सिग्नल उससे लेके नहीं जाएंगे, वापस सिग्नल लेके कुछ नहीं कर सकते। तो नर्व सेल्स क्या करती हैं, एक नर्व सेल्स दूसरी नर्व सेल्स को कमांड देती है या सिग्नल देती है, वही दूसरी नर्व सेल्स तीसरी को सिग्नल देती है, एंड वही तीसरी चौथी को देती है, एंड फर्दर जाते जाते कहां तक पहुंच जाता है, मसल तक सिग्नल पहुंचता है। और जैसे ही मसल तक सिग्नल पहुंचता है तो एक्शन भी हो जाता है। तो इस टाइप से जैसे ये एक्सटर्नली अगर आप देख सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं, तो कीजिए कि जैसे फिजिकली हमारी लाइफ में जो चीजें चलती हैं, सेम इंटरनली हमारी बॉडी में वही चीज चल रही है। डिफरेंस इतना है, फिजिकल है, वो बायोलॉजिकल है, ठीक है। तो आपको ये एग्जांपल अच्छे से समझ सकते हैं कि जैसे पानी एक रिवर से घर तक जाना, तो उसके लिए कई सारी ब्रांच, एक पाइपलाइन से दूसरी पाइपलाइन में जाएगा, दूसरी से तीसरी में, तीसरी से चौथी में, और ऐसे एक घर में पहुंचेगा। सेम हमारी बॉडी में मसल्स तक सिग्नल कैसे पहुंचेंगे, एक नर्व सेल्स दूसरे नर्व सेल्स तक लेके जाएगी, दूसरा तीसरे तक, तीसरा चौथे तक, वो फर्दर ये मसल्स तक जाने वाला है। अब इसमें न्यूरोमस्कुलर जंक्शन की बात कहां से आ गई, तो न्यूरो जैसे कि आपको बताया था मतलब नर्व सेल्स, एंड मस्कुलर मतलब मसल सेल, मतलब नर्व सेल एंड मसल सेल के बीच में जब सिग्नल जाता है और जो गैप बनता है उसे हम बोलते हैं क्या, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। सो गैप को तो बेसिकली मैं सिनेप्स कहती हूँ, सिनेप्सिस होता है, सिनेप्स होता है, लेकिन वो नर्व सेल एंड नर्व सेल के बीच में जो गैप बनता है उसे हम सिनेप्स कहते हैं। चलिए इसकी बात हम फिर से कर लेते हैं ताकि आप कंफ्यूज बिल्कुल भी ना हो। अब मैं इसे शॉर्ट में जल्दी जल्दी समझाऊंगी ताकि आज ये टॉपिक हम कंप्लीट कर सकें। हम बात कर रहे हैं न्यूरो मस्कुलर जंक्शन, NMJ भी इसको बोलते हैं। क्या होता है ये आप जानते हैं, वही बात होगी। इसको ऐसे ना बनाने थोड़ा सा ठीक ठाक बनाया जाए। ये एक क्या है, नर्व सेल बना रहे हैं, ये इसका एक्सोन, इसकी डेल्टा, ये इसकी सेल बॉडी, यहाँ से एक्सोन। यहाँ पर बबल्स लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, इसमें केमिकल भरा होता है जो सिक्रीट होता है। जब भी यहाँ से क्या होता है, डेंड्राइट्स का क्या काम है, सिग्नल्स को कैच करना। जैसे कि मेरे हाथ है, जब कोई बॉल आती है तो मैं ऐसे हाथ को करके खड़ी होती हूँ, क्यों, ऐसे क्यों कर रही हूँ मैं, ताकि वो बॉल को मैं कैच कर सकूँ। सेम अगर कोई सिग्नल यहाँ से आ रहा है तो इसका काम है सिग्नल्स को कैच करना। और ये इलेक्ट्रिक करंट जैसे जाता है ना, सेम इलेक्ट्रिक करंट के फॉर्म में ये यहाँ से जाते हैं। तो ये क्या बात हो गई, इलेक्ट्रिक करंट, हमारी बॉडी में इलेक्ट्रिक करंट दौड़ता है, ये तो मुझे पता ही नहीं था, फिर तो मुझे करंट लगना चाहिए। तो आपको धीरे धीरे चीजें समझ में आने लगेंगी। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, ये कहीं ना कहीं क्या 100% हमारी बॉडी से रिलेट करती है। तीनों चीजें मिलकर ही हमारी पूरी बॉडी तैयार होती है। क्लियर। सो इलेक्ट्रिक करंट इसी में आएगा। हमारी बॉडी के अंदर आयंस होते हैं, आयन ब्लड के अंदर आयंस होते हैं, आपने सुना होगा, है ना। तो अभी आयंस क्या है, चलो अभी हटाओ, आगे बात करेंगे। इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो होने के लिए अगर आपने फिजिक्स पढ़ा है तो आयंस का होना बहुत जरूरी है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस, है ना। तो वही हमारी बॉडी में इंटरनल सारी चीजें वही चलेगी। कोई भी लिक्विड है उसमें आयंस होते हैं, ये भी हम जानते हैं। न्यूट्रल में कभी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होती। हमारे अंदर करंट लग पा रहा है तो क्यों लग पा रहा है, क्योंकि हमारे अंदर जो फ्लूइड है उसके अंदर आयंस है, और ऐसे आयंस हैं जो एक दूसरे के अपोजिट हैं। क्लियर है, ये बात आपको समझ में आई। फिजिक्स में आप देखेंगे तो आप चीजों को अच्छे से ऑब्जर्व कर पाएंगे अगर आपने इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर लगाया है तो। चलिए अभी इसको यहीं पे इनफ करते हैं, नहीं तो आप कहेंगे तो फिजिक्स भी पढ़ाने लग गए, है ना। तो अभी हम बात करेंगे सिर्फ नर्व सेल्स की। सो नर्व सेल्स बेसिकली क्या करेगी, यहाँ से डेंड्राइट से इसका सिग्नल कैच करेगी कि मुझे कौन सा सिग्नल जाना है। अगर मेरा पैर
दौड़ लगाना चाहता है, अपना एक स्टेप आगे बढ़ाना चाहता है, तो वो पैर को उठाना पड़ेगा। अब पैर को उठाने के लिए सिग्नल्स आना चाहिए ब्रेन से कि मुझे पैर को उठाना है, कमांड देना है, एक्सेप्ट करवाना है। तो ये सिग्नल्स जो आ रहे हैं किसकी हेल्प से कैच कर रहे हैं? डेंड्राइट से। ये जाता है इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में एक्सॉन में, एंड एक्सॉन से फर्दर ये लास्ट पोर्शन में आता है जहां बबल्स होते हैं। ये बबल्स ब्लास्ट हो जाते हैं जिससे एक केमिकल रिलीज होता है। इस केमिकल को हम क्या बोलते हैं? न्यूरो ट्रांसमीटर। क्लियर? न्यूरो ट्रांसमीटर जैसे ही रिलीज होगा तो ये इसके पास अगर या तो नर्व सेल होगी या फिर मसल सेल। चलो नर्व सेल्स की बात कर लेते हैं। अगर यहाँ पे दूसरी नर्व सेल है तो इसके डेंड्राइट से जैसे ही क्या होगा, इसके डेंड्राइट्स पे क्या होंगे? रिसेप्टर होंगे। तो ये केमिकल जैसे आएगा तो यहाँ से फिर से सिग्नल जाएगा और ये दूसरी ऐसे नर्व सेल तक क्रियाएं चलती रहेगी। ठीक है, अब ये फर्दर जाएगी किसी मसल तक। मसल तक जैसे जाएगी तो मसल्स पर एक एस टाइप का रिसेप्टर होता है। देखिए एक बात आपको याद रखना है, जो न्यूरोट्रांसमीटर होता है ये केमिकल होता है सिग्नल्स को पहुंचाने का। जैसे मुझे कोई भी कमांड देना है तो किसके हेल्प से, किस केमिकल की हेल्प से? न्यूरोट्रांसमीटर की हेल्प से हम सिग्नल्स को ले सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं। मतलब ये एक जरिया है सिग्नल्स को पहुंचाने का, फॉर्मेशन का, उसका ट्रांसफर करने का। तो जो न्यूरोट्रांसमीटर होता है, हमारी बॉडी में कई टाइप के न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं और अलग अलग चीजों को कमांड देने के अलग अलग न्यूरोट्रांसमीटर का यूज होता है बॉडी में। लेकिन हमारी जितनी भी मसल्स हैं उन सारी मसल्स, जैसे स्केलेटल मसल में जितनी मसल्स अटैच हैं, इनमें जो भी हम सिग्नल्स को पहुंचाना है तो उसमें कौन सा केमिकल रिलीज होगा, कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर? एसिटाइलकोलिन। आपको याद रखना है कौन सा? एसिटाइलकोलिन। एसिटाइलकोलिन न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होगा और ये रिसेप्टर पे आ जाकर अटैच होगा और यहाँ से मसल्स कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाएगी। अब ये और देखिए, अब ये जो नर्व सेल है और ये दूसरी नर्व सेल है, दोनों के बीच में गैप का फॉर्मेशन हो रहा है। इस गैप में ये केमिकल भरा हुआ है ना? तो ये जो गैप बन रहा है, इस गैप को ही हम क्या बोलते हैं? सिनेप्स। अब मतलब नर्व सेल एंड नर्व सेल्स के बीच में जो गैप बन रहा है हम सिनेप्स कह रहे हैं। अब देखिए गैप तो यहाँ पर भी बन रहा है नर्व सेल एंड मसल सेल के बीच में। तो अब क्योंकि नर्व सेल एंड मसल सेल के बीच में है और इसी गैप को हम बोलते हैं, वैसे तो सिनेप्स ही है लेकिन इसी को हम बोलते हैं NMJ, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। क्लियर? न्यूरोमस्कुलर जंक्शन क्या होता है आपको समझ में आ गई कहानी? अब ये कॉन्ट्रैक्शन कैसे होता है ये बात हम आपको समझा देते हैं। अब एज्यूम कीजिए हम स्केलेटल मसल की बात कर रहे हैं, इसको आगे लेके चलते हैं। क्लियर? सो बेसिकली हम क्या देखते हैं, जब तक डीपोलराइजेशन नहीं होगा, जब तक क्या नहीं हो सकता, कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो सकता, तो डीपोलराइजेशन कैसे होगा ये बात कर लेते हैं। वही हम पुराना फिर से डायग्राम ड्रॉ करेंगे। बायो में ये है कि आपको एक डायग्राम को 1000 बार बनाना जिससे वो रट जाएंगे, है ना? कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन आपको बनाना जरूर पड़ेगा, देखने मात्र से काम नहीं चलता है। हम स्केलेटल मसल की बात कर रहे हैं तो हम एक स्केलेटल मसल को ही ड्रॉ करेंगे यहाँ पर। अब हम इसे ऐसा क्यों बना रहे हैं, इसमें डिप्स गड्ढे गड्ढे क्यों बना रहे हैं ये बात आप जानते होंगे। जो स्केलेटल मसल होती है इसका सरफेस जो होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन एकदम स्मूथ नहीं होती है, इसमें गड्ढे होते हैं। इन गड्ढे को हम क्या बोलते हैं? टी ट्यूब्यूल। भूलना नहीं आपको पुराने लेक्चर्स, ठीक है? अब क्या होता है, यहाँ से सिग्नल आया और यहाँ से केमिकल रिलीज हुआ। कौन सा केमिकल है? न्यूरोट्रांसमीटर। न्यूरोट्रांसमीटर में एसिटाइलकोलिन। अब क्या होता है, ये जो हमारी स्केलेटल मसल है, देखिए स्केलेटल मसल में ये टी ट्यूब्यूल है और ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है हम क्या बोलते हैं आपको पता है? इसे बोलते हैं सार्कोप्लाज्मा। क्लियर? सार्कोप्लाज्मा के ऊपर ऐसे गड्ढे होंगे जिन्हें हम बोलते हैं टी ट्यूब्यूल। अब यहां पर ऐसे रिसेप्टर पड़े होते हैं, ये रिसेप्टर टी ट्यूब्यूल के अंदर भी होंगे। ये रिसेप्टर का क्या नाम है? ऐसे पूरे जगह होंगे। जैसे ये न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होगा तो जो रिसेप्टर है उसके ऊपर ये बाइंड हो जाएगा ऐसे, और जैसे ही ये बाइंड होगा
तो आपने देखा होगा हमारी मसल सेल में इनकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में यहाँ पे रिसेप्टर के बीच में एक चैनल होता है जिसे हम सोडियम पोटेशियम चैनल बोलते हैं। पिछले लेक्चर में आपने कंटिन्यू लेक्चर लगाया था, आपको समझ में आ जाएगी ये चीजें। तो यहाँ पे अगर नहीं भी पता है तो आप समझ लीजिए ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जिसे हम चैनल बोल रहे हैं यहाँ पर इनके बीच में ऐसे ऐसे किसके रिसेप्टर के बीच में क्या है ये चैनल से हर एक रिसेप्टर के बीच में होगा। इन्हें बोलते हैं सोडियम चैनल। क्या बोलते हैं इन्हें? अब ये क्यों जरूरी है सोडियम चैनल्स? क्लियर? अभी सोडियम चैनल्स क्यों जरूरी है तो देखिए जब भी ये न्यूरोट्रांसमीटर बाइंड होगा रिसेप्टर से तो ये जो चैनल से खुल जाएंगे तो ओपन हो जाएंगे। अब जैसे अभी तक तो क्लोज थी ये सेल, इसके अंदर बाहर कोई चीज आ नहीं सकती थी। अब जैसे ये खुला ना तो ये क्या है इंटरस्टिशियल फ्लूइड है यहाँ पे, और इसमें क्या होता है एक्स्ट्रा सॉल्ट सोडियम क्लोराइड प्रेजेंट होता है। तो सोडियम क्लोराइड में से जो सोडियम आयन है जैसे ये चैनल खुलता है क्योंकि इसका नाम सोडियम चैनल है तो इसमें से क्या होता है सोडियम आयन इंटर करने लगता है जल्दी से ऐसे। इंटरस्टिशियल फ्लूइड में सोडियम आयन होता है ये सबको पता है, तो कोई ये नहीं पूछेगा कि सोडियम आयन कहाँ से आया। क्लियर है? तो जैसे ही चैनल खुले सोडियम आयन इसके अंदर इंटर करने लगा, और एंट्री ऑफ सोडियम आयंस फ्रॉम इंटरस्टिशियल फ्लूइड इन स्केलेटल मसल सेल, इसी को हम क्या बोलते हैं? इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डीपोलराइजेशन। क्लियर? तो ये बात आपको याद होना चाहिए डीपोलराइजेशन क्या है। जब भी सोडियम आयंस अंदर आता है किसके मसल सेल के, उसी प्रोसेस को हम बोलते हैं डीपोलराइजेशन। डीपोलराइजेशन कैसे हो पाती है? जब ये केमिकल निकलता है न्यूरोट्रांसमीटर और जैसे ही केमिकल रिसेप्टर से बाइंड होता है तो सोडियम चैनल्स खुल जाते हैं। सोडियम चैनल्स के खुलने मात्र से सोडियम आयन इंटर कर जाता है, और जैसे ही इंटर करता है तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं डीपोलराइजेशन। ये डीपोलराइजेशन क्यों होता है? डीपोलराइजेशन होने से ही क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल। कैसे हो जाता है? सिर्फ सोडियम आयन के अंदर घुसने से हो जाता है क्या? तो बिल्कुल नहीं। अगर आपने लेक्चर्स कंटिन्यू लगाए हैं तो देखिए क्या होता है, जैसे यहाँ से न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हुआ और ये रिसेप्टर पर अटैच हुआ तो ये चैनल्स तो खुल गए, सोडियम आयन इंटर कर गया, लेकिन इतने मात्र से कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा। दूसरा, अगर आप लेक्चर लगा रहे हैं तो आपको पता है कि क्या है? मायोफाइबर मसल सेल। क्या है ये? मायोफाइबर, और इसके अंदर ट्यूब्यूल लाइक स्ट्रक्चर है। इन ट्यूब्यूल्स को क्या कहते हैं? कई सारे हैं, लेकिन अभी मैं एक बना रही हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। इन्हें हम बोलते हैं मायोफाइब्रस। ठीक है, मायोफाइबर के अंदर मायोफाइब्रस है। अब ये जो मायोफाइबर है इसके अंदर सेल ऑर्गेनेल्स है, क्योंकि एक सेल है तो सेल ऑर्गेनेल्स में इसमें कौन कौन सा सेल ऑर्गेनेल्स है? यहाँ पर हम ज्यादा की बात नहीं करेंगे, जो काम का है उसी की बात करेंगे। जैसे सेल के अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, वैसे यहाँ पर भी क्या है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, जैसे हम क्या बोलते हैं? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये यहाँ पर टी ट्यूब्यूल के जस्ट बगल में अटैच है। तो जैसे ही सोडियम आयन टी ट्यूब्यूल के पास से आता है, यहाँ से इंटर करता है, तो ये किससे अटैच हो जाता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पर। इन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम क्या बोलते हैं? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये बात याद रखिए कि जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स इस सेल के अंदर होंगे, इसके आगे लग जाएगा सार्कोपेट, बाकी चीजें सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सार्कोप्लाज्मा मतलब सेल, प्रोटोप्लाज्म होता है, साइटोप्लाज्म होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, वैसे इसको सार्कोप्लाज्मा कहेंगे। ठीक है, तो हो गया सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जैसे ही सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर सोडियम आयन बाइंड करेगा तो ये तुरंत सिक्रीट कर देगी किसको? कैल्शियम आयन को। और जैसे ही कैल्शियम आयन सिक्रीट होगा तो ये एंटर कर जाएगा किसके? ये क्या है? मायोफाइब्रस। तो मायोफाइब्रस के अंदर ये कैल्शियम आयन एंटर करेगा। और अगर आपने स्ट्रक्चर ऑफ मायोफाइब्रस देखा है तो आपको पता होगा यहाँ पे ये क्या होती है? जेड लाइन होती है। जेड लाइन के बीच में ये होता है क्या? सार्कोमेयर। और जैसे ही कैल्शियम आयन एंटर करता है तो सार्कोमेयर क्या कॉन्ट्रैक्ट होने लगता है ऐसे। जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट होगा तो अब देखिए पूरी क्या मायोफाइब्रस कॉन्ट्रैक्ट होगी, और जैसे ही मायोफाइब्रस कॉन्ट्रैक्ट होगी तो ये पूरी मायोफाइबर कॉन्ट्रैक्ट होगा, मतलब पूरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होगी। आपको बात समझ में आ रही है? कंटिन्यू लेक्चर लगाकर समझ पाएंगे सार्कोमेयर क्या है। देखिए
जब स्केलेटल मसल की बात कर रहे थे तो यहाँ पे हमने देखा था जो स्केलेटल मसल होती है फेसिकल्स के अंदर होती है, और जब स्केलेटल मसल्स को हम बाहर निकालते हैं जैसे मायोफाइबर बोलते हैं, इसके अंदर हमें और छोटे छोटे ट्यूब्स दिखते हैं। जब इस ट्यूब को निकालते हैं हम तो देखते हैं कुछ इस टाइप से स्ट्रक्चर दिखते हैं जिसमें जेड लाइन है, जेड लाइन के बीच में जो बॉक्स बन रहा है इसे हम क्या सार्कोमेयर कहते हैं। अब इसके अंदर थिक एंड थिन फिलामेंट प्रेजेंट होते हैं। अब ये फिलामेंट का क्या होता है, ये कॉन्ट्रैक्ट एक दूसरे को अपनी तरफ बाइंड करके खींचने लगते हैं जिसके कारण कॉन्ट्रैक्शन होता है। तो ये कैसे खींच लगते हैं इसको इलाज करके देखेंगे, मतलब मायोफाइब्रिल्स की बात करेंगे। तो ये बात आपको समझ में आ गई कि न्यूरोट्रांसमीटर जैसे रिलीज होगा तो ये रिसेप्टर पे क्रिएट चिपक जाएगा, बाइंड हो जाएगा। जैसे रिसेप्टर पे बाइंड होगा तो चैनल्स खुलेंगे, चैनल्स के खुलने से सोडियम इंटर करेगा और सोडियम जैसे ही इससे सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बाइंड होगा तो कैल्शियम का रिलीज होगा। कैल्शियम जैसे सीक्रेट होगा ये इंटर कर जाएगा मायोफाइब्रिल्स के अंदर, जिससे सार्कोजोमेयर है कॉन्ट्रैक्ट होगा। सार्कोमेयर के कॉन्ट्रैक्शन से मायोफाइब्रिल कॉन्ट्रैक्ट होगी और मायोफाइब्रिल के कॉन्ट्रैक्ट से मायोफाइबर कॉन्ट्रैक्ट होगी, है ना। तो अभी हम देखेंगे कि जो मायोफाइब्रिल है इसके अंदर क्या चीजें चल रही है ना। आपने स्ट्रक्चर ऑफ थिक एंड थिन फिलामेंट देखा है, तो हमने देखा था जो थिक फिलामेंट है स्नैक लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसके हेड रीजन जो होता है कैसे बाहर की ओर ओपन होता है। क्यों होता है ये बात आपको समझ में आ गई थी कि जो थिन फिलामेंट है इसको पकड़ने का इसका काम है, और जैसे ही एक दूसरे को पकड़ते हैं तो कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाता है ना। देखिए अगर आपने स्ट्रक्चर देखा है तो ये बना रही हूं क्या मायोफाइब्रिल, ये क्या है यहाँ पे जेड लाइन, इन जेड लाइन के बीच में क्या है थिन फिलामेंट प्रेजेंट है, थिक फिलामेंट, और इनके बीच में है फिलामेंट। क्लियर है ये बात समझ में आई। और यहां पर होती है एम लाइन, ये थिक फिलामेंट, ये थिन फिलामेंट। अब स्ट्रक्चर की बात करें तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप से होता है। कैसे, इसका हेड रीजन जो होता है ऐसे ओपन होता है, और ये अगर ये है थिन फिलामेंट तो इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है। अब ये इसको बाइंड करने की कोशिश करता है, जैसे ही इसको बाइंड करता है तो इसको ये अपनी तरफ खींचता है और ये इसको अपनी तरफ। तो जैसे ये जो एम लाइन है जेड लाइन है छोटी होने लगती है, और इसके छोटे होने से ये छोटा होता है और क्या हो जाता है कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है। ये बात आपको समझ में आई। अगर हम यहाँ पे इलाज करके देखें तो यहाँ पर हमारा क्या दिखाई देता है थिक फिलामेंट जो बना होता है किसका मायोसिन का, और यहाँ क्या होता है हमारा एक्टिन। क्लियर है, ये हमेशा एक दूसरे को अपने पास खींचने की कोशिश करते हैं, लेकिन इनका विरोध कौन करता है। यहाँ पे इसका फाइबर होता है जिसे हम बोलते हैं क्या प्रोटीन होता है जिसे हम बोलते हैं ट्रोपोमायोसिन। ट्रोपोमायोसिन है, इसके ऊपर होता है ये ट्रोपोनिन बाइंड। क्या ट्रोपोनिन क्या करता है, इसे अपने से दूर भेजता है, मतलब ये दोनों पास आना चाहते हैं मिलना चाहते हैं लेकिन मिलने नहीं देता है। तो क्या होता है जैसे ही हमारे यहाँ से ये क्या यहाँ क्या है टी ट्यूब्यूल, और यही क्या है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जैसे ही सोडियम आयन इसके ऊपर बाइंड करता है और यहाँ से कैल्शियम रिलीज होता है, और यही कैल्शियम फर्दर जाके किस पर यहाँ पे जो थिन फिलामेंट है यहाँ से ये ऐसे इन पर जाके बाइंड हो जाता है। इन पर मतलब ये जो थिन फिलामेंट है इसका ट्रोपोनिन है, यहाँ पर कैल्शियम आयन बाइंड होगा। जैसे कैल्शियम आयन इस पे बाइंड होता है तो ये पलट जाता है। पलट जाता है मतलब देखो इसको ऐसे देखो, ये अगर एक्टिन है और यहाँ पर ट्रोपोमायोसिन है, ये क्या ट्रोपोमायोसिन, और यहाँ पे ये ट्रोपोनिन है। तो जैसे ही यहाँ से कैल्शियम आयन रिलीज होकर इससे बाइंड करेगा कैल्शियम, कैल्शियम मिल गया इसे, बस ये संतुष्ट हो गया। कैल्शियम के मिलने से ही पलट जाएगा, मतलब ये जल्दी से अपना साइड चेंज कर लेगा। साइड चेंज करने से ये जो था यहाँ पर आ जाएगा, ट्रोपोमायोसिन यहाँ आ जाएगा और कैल्शियम आयन ये, तो ये जो साइड है ओपन हो गई। तो ये साइड ओपन होने से ये इससे बाइंड हो जाएगी। बाइंड कैसे होगी, नॉर्मली ये बाइंड नहीं होगी, इसको एनर्जी चाहिए। एनर्जी कैसे मिलेगी, तो इसके हेड पर एटीपी बाइंडिंग सीट होती है जो सराउंडिंग से एटीपी को लेगी और यहाँ से एटीपी का फॉर्मेशन करेगी। एटीपी के फॉर्मेशन से क्या होगा
ये इससे बाइंड जाएगी, फॉस्फेट को रिलीज करेगी। क्लियर? एटीपी से जैसे ये बाइंड होगा तो ये एक सीट बना लेगा जिसे हम बोलते हैं क्रॉस आर्म। क्लियर? और जैसे ही एक दूसरे को बाइंड करेंगे तो यहीं से कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स स्टार्ट हो जाएगी। सो आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया है। तो हम जल्दी से शॉर्ट फ्लो चार्ट देख लेते हैं इसका कि आखिर ये कैसे क्या चल रही हैं चीजें, ताकि आपका रिवीजन हो जाए, आपको चीजें समझ में आ जाए, है ना। सबसे पहले क्या होता है, सबसे देखो कोई भी चीज होना है अपने यहाँ पे देख लेते हैं। ये क्या है, नर्व सेल है। यहाँ से सबसे पहले किसका, न्यूरोट्रांसमीटर का रिलीज होता है, मतलब सिक्रीशन होता है। न्यूरोट्रांसमीटर जैसे सिक्रीट होता है तो यहाँ से रिसेप्टर पे ये बाइंड होता है। रिसेप्टर पे बाइंड होने से ये सोडियम चैनल्स खुल जाते हैं। सोडियम चैनल जैसे खुद सोडियम इंटर करता है और ये सोडियम बाइंड होता है किस पे, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे, और यहाँ से फिर कैल्शियम आयन सिक्रीट होता है। कैल्शियम आयन जैसे सिक्रीट होता है तो सार्कोप्लाज्मा के अंदर इंटर करता है। सार्कोप्लाज्मा के अंदर इंटर करने से किस पे बाइंड होता है, ट्रोपोनिन पर। ट्रोपोनिन पर बाइंड होने पर ये क्या करता है, कॉन्ट्रैक्शन को स्टार्ट कर देता है। तो ये फ्लो चार्ट हम बनाने वाले हैं। तो फर्स्ट स्टेप क्या है, सिक्रीशन ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर या रिलीज ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर। ठीक है, तो ये हम बनाएंगे। फिर क्या होता है, न्यूरोट्रांसमीटर का सिक्रीशन हो गया, कहाँ से हुआ, और न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। कहाँ से, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। एंड जब ये रिलीज हो गया न्यूरोट्रांसमीटर तो ये क्या करेगा, दूसरा स्टेप है बाइंडिंग ऑफ रिसेप्टर। एसिटाइलकोलिन जो रिसेप्टर है इनसे बाइंड होगा, तो न्यूरोट्रांसमीटर इज बाइंडेड फ्रॉम एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर। अब रिसेप्टर से बाइंड हो गया, रिसेप्टर से जैसे ही बाइंड होगा तो क्या होगा, सोडियम चैनल्स ओपन। सोडियम चैनल्स के ओपन होने से क्या होगा, सोडियम इंटर करेगा, किस पे बाइंड हो जाएगा, फिर ये सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। तो बाइंडिंग ऑफ सोडियम आयन विथ या ऑन द सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंड सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे बाइंड होने से क्या होगा, सिक्रीशन या रिलीज ऑफ कैल्शियम आयन फ्रॉम सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम SR। एंड जैसे ही रिलीज होगा तो ये कहाँ इंटर कर जाएगा, कैल्शियम आयन इंटर द मायोफाइब्रिल एंड अटैच्ड टू द ट्रोपोनिन। और यहां से क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल स्टार्ट हो जाएगी। सो आई होप आपको आज का लेक्चर बहुत अच्छे समझ में आया है, सारे टॉपिक्स क्लियर हो गए हैं। और अगर फिर भी कोई डाउट लगता है, कोई बात ऐसी जो समझ में नहीं आई है, तो प्लीज कमेंट्स में लिखिए और जरूर बताइए। सो थैंक यू सो मच वॉचिंग माई वीडियो, और इसी प्रकार हमारे साथ बने रहिए ताकि हम आपको लेक्चर टाइम पर प्रोवाइड करते जाए। सो थैंक यू।